हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम मेवाराम चौधरी और आप सभी पढ़ रहे हो मेरे साथ में ज्ञान तरंग फॉर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया था, और उससे रिलेटेड पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालना, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना या कोप्लिनरिटी कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे दो रिजल्ट और बच रहे थे, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, ए क्रॉस बी अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये एक पैरेललोग्राम का एरिया होता है, और यहाँ पे हम बात करें उसके स्क्वायर की वैल्यू। तो ये जो स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है, ये इस डिटर्मिनेंट के इक्वल टू आती है। अब ये बात आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा। तो आप जानते हैं इसको सॉल्व करना कि इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। क्या करना होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो ए डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बच्चा आप ये तो जानते हो कि खुद का खुद के साथ जब डॉट करते हैं तो मोड ए का स्क्वायर लिखेंगे, और बी का बी के साथ डॉट करेंगे तो मोड बी का स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। जैसे इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो आप बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट होता है उसको हम डेफिनेशन के तौर पे कैसे देखते हैं। तो ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तो यहाँ से आप देखोगे, अगर रिप्लेस करके देखते हो तो ये मोड ए, अब स्क्वायर लग रहा है तो इसका स्क्वायर भी लिखते हैं, मोड बी स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से देखेंगे तो मोड ए का और स्क्वायर और मोड बी का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर, और जिसको मैं अगर चाहूँ तो फिर से बदल के ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या निकल के आता था, ए क्रॉस बी, और अब स्क्वायर लग रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और वही आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये आपके पास में रिजल्ट निकल के आता है। बट ये एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे यूज करना होता है, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे। तो आपको ऐसे याद रखना है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। या उसको और बदल के लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर और डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर और मोड बी स्क्वायर होता है। इसको लाग्रांज इनइक्वालिटी भी, लाग्रांज इक्वेशन या आइडेंटिटी बोलते हैं। हाँ, लाग्रांज आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, लाग्रांज आइडेंटिटी। और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे यूज करते हैं इस पे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है उसी पॉइंट को आप याद रखें, और ये हमें क्वेश्चन के फॉर्म में कई जगह अप्लाई करने को मिलेगी। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसके अंदर डेटा में आपको डॉट प्रोडक्ट दे रखा होगा, मॉडुलस दे रखा होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट पूछेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, और हमारे पास में इंफॉर्मेशन है वो डॉट प्रोडक्ट दे रखा है और मॉडुलस दे रखा है। तो हम इस आइडेंटिटी की मदद से बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास में ये आइडेंटिटी है तो ये आइडेंटिटी की मदद से लिखेंगे, तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर 12 इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर इंटू मोड बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी का स्क्वायर जब सिंप्लीफाई करोगे तो राइट हैंड साइड में कितना होगा, ये तो 100 और 4 तो 400 हो जाएगा, और माइनस 144। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो 356 आ जाएगा, 256 सॉरी, ठीक है। कितना आ जाएगा 256। और यहाँ से आप देखोगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से निकल के आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाग्रांज आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करेंगे। अगर हमें नहीं पता है तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू निकालते,
ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे साइन थीटा की जरूरत पड़ती है, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कुछ बेटर रिजल्ट निकल के आ रहा है जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ये भी एक तरह से किसका है, पैरेललोग्राम के एरिया का एप्लीकेशन है, जो कि यहाँ पे लाग्रांज आइडेंटिटी के फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम आता है वो कितना आता है, बॉक्स प्रोडक्ट आता है। अब बॉक्स प्रोडक्ट का अगर कहीं स्क्वायर आ जाए तो ये स्क्वायर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर आपको जो लिखा है ये बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको प्रूव करना, ठीक है। लेट से हमारे पास में कोई 3 वेक्टर दे रखे हैं जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 B1 और C1, ठीक है। और इस रिजल्ट को आप अपनी तरफ से प्रूव करना चाहो तो भी कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देके छोड़ रहा हूँ और आप ट्राई करना, तो आपके आ जाएगा ए और सी वेक्टर मैंने ले लिया, A3 I कैप, B3 J कैप और C3 K कैप, ठीक है। अब इस रिजल्ट को कैसे याद रखना उस पर डिस्कशन करेंगे, पर पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बॉक्स प्रोडक्ट का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर का मतलब बॉक्स एक डिटरमिनेंट होता है, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट बन जाएंगे और 2 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही होगी। तो जब बॉक्स की बात करते हैं तो कोफिशिएंट को यहाँ रख लेते हैं, तो A1 B1 और C1, फिर यहाँ पर रखेंगे तो A2 B2 और C2 और A3 B3 और C3 ऐसे रखेंगे, और ऐसे सिमिलरली दूसरे में रखेंगे तो A1 B1 C1 और यहाँ पे A2 B2 और C2, इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब आप जब डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत ही आसानी से ये रिजल्ट हमारे पास में निकल के आ जाता है, और ये रिजल्ट किस तरह से आएगा उसको आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। तो आपको डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आता होगा, डिटरमिनेंट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ इन दोनों को मैं अगर देखता हूँ और ये वाली रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का मेथड, रो टू रो कर सकते हैं अगर डिटरमिनेंट है तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर आएगा। फिर सेकंड के साथ में जाएंगे तो क्या आएगा, A1 A2 आएगा, B1 B2 और C1 C2 आ जाएगा। आगे देखेंगे तो ये A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3, कुछ इस तरह से रिजल्ट निकल के आएंगे। अब सेकंड रो के साथ चलेंगे तो सेकंड रो के साथ में कितना आएगा, A2 A1 B2 B1 और C2 C2। यहाँ देखेंगे तो ये A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये A2 A3 B2 B3 और C2 C3 निकल के आ रहा है, ठीक है। जस्ट वेट, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में C2 C3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो के साथ में, ठीक है, तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या निकल के आएगा। तो आप ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो आएगी A3 A1 B3 B1 और C3 C1। फिर यहाँ से देखेंगे तो A3 A2 B3 B2 और C3 C2। ये मैं पूरा प्रूव करवा रहा हूँ ताकि आप एक्चुअली फील कर सकें कि एग्जैक्टली हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है। अब देखो ये जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, तो बताओ ये जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है क्या ये ए का मॉड्यूलस है या नहीं, इसका स्क्वायर है, तो मैं इसी जगह पे ए डॉट ए लिख सकता हूँ। भाई ए का ए के साथ डॉट करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा, तो ये वाला रिजल्ट तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए हो जाएगा। फिर आगे देखोगे तो ये क्या है, ए डॉट बी है, तो ये ए डॉट बी और ए डॉट सी, तो हमारे पास में ये कंप्लीटली ऐसे निकल के आता है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो सी के साथ डॉट हो रहा है, तो इस फर्स्ट रो में देखिए आप, फर्स्ट रो के अंदर देखेंगे तो ए के साथ में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट किया है, फिर बी के साथ में डॉट किया है और यहाँ पे सी के साथ में डॉट किया जा रहा है। तो ये इसे डिटरमिनेंट या बॉक्स प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसके स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, तो हम इस तरह से याद रखेंगे। अब इसकी मदद से आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ऐसा होगा जिसमें आपको वॉल्यूम पूछेंगे किसी पैरेललोपिपेड का, तो उस केस में आप क्या करोगे, स्क्वायर निकालोगे पहले और फिर उसका अंडर रूट ले लोगे। स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा,
आपको डिटरमिनेंट के अंदर ए के साथ में डॉट करवा के फर्स्ट रो लिखनी है, फिर बी के साथ डॉट करवा के सेकंड रो और सी के साथ डॉट करवा के थर्ड रो लिखनी होती है। तो ये मेथड आप लिखोगे। चलिए क्वेश्चन कैसे हमको देखने को मिलेंगे, तो उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे एज ऑफ पैरेललोपीपेड आर यूनिट लेंथ, ठीक है, वो यूनिट लेंथ की बोलते हैं, यानी मोड ए, मोड बी और मोड सी, ये कितना है, ये यूनिट लेंथ है, 1 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आर पैरेलल एंड नो कर्व नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर ए वेक्टर बी सच दैट ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड क्या आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में वेक्टर की इन्फॉर्मेशन नहीं, बट डॉट प्रोडक्ट कहीं कहीं दे रखा है इनके बीच में। तो बच्चों यहाँ पे जस्ट ये पिछले वाला रिजल्ट अगर हमें पता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो क्या था अगला पिछला वाला रिजल्ट, ए एन बॉक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, ए डॉट ए, फिर यहाँ था ए डॉट बी और ए डॉट सी, राइट। फिर यहाँ देखेंगे तो बी डॉट ए था, बी डॉट बी और एक बी डॉट सी, ठीक है। लास्ट लाइन या रो में क्या था, सी के साथ में डॉट था, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास में डिटरमिनेंट आ जाता है। लेफ्ट साइड में स्क्वायर रहता है। अब इस डिटरमिनेंट के अंदर की वैल्यू आप पुट करने की कोशिश करोगे, तो बताओ ए डॉट ए कितना आएगा, ए डॉट ए आएगा मोड ए का स्क्वायर, ये 1 आएगा, कितना आएगा 1। ए डॉट बी, तो ए डॉट बी देखो कितना दे रखा है आपको, 1/2 दे रखा है, तो इस जगह में 1/2 रखूंगा। ऐसे ए डॉट सी और सी डॉट ए तो बराबर होते हैं, तो इसमें जगह पे भी कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे तो बी डॉट ए है, तो बी डॉट ए की वैल्यू भी 1/2, ये 1 है, ये 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/2, 1/2 और 1 आ जाएगा। तो एक तरह से एक डिटरमिनेंट आ गया। तो देखो कितना आसान हो गया अगर हमें ये डायरेक्टली इस तरह से रिजल्ट पता है बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्टली ओपन कर लूंगा, तो 1 के साथ में कितना आएगा, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। फिर माइनस 1/2 के साथ देखेंगे तो कितना होगा, 1/2 माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 माइनस 1/4, फिर लास्ट में कितना है 1/2 है। तो यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। बस ध्यान रहे ये स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो रहा है, ये आप करेंगे तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, और 1/4 और इसके साथ में 1/4 है, तो ये 1/8, ठीक है। इधर आ जाएगा माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/8 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 2/8, ठीक है। तो कितना होगा ये, देखो तो 4/8 हो रहा है, कितना हो रहा है 4/8, तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, और मुझे वॉल्यूम चाहिए पैरेललोपीपेड का। तो वॉल्यूम क्या होता है, केवल बॉक्स प्रोडक्ट होता है, तो कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। अब 1/√2 देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देखिए ये IIT 2008 में पूछा हुआ है, तो आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें और आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा है, अब यहाँ पे इसको इक्वल टू में बताना है, तो एक तरह से इसको हमें प्रूव करना है एक तरह, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इसको प्रूव करें। क्या प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू निकल के आती है ये 1/4 मोड ए का होल स्क्वायर और मोड बी का होल स्क्वायर निकल के आती है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हो सकता है आप उस ऑप्शन के अंदर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे देते हैं, लेकिन अभी जो आपके सामने कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करके बताना है। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, 3 कोई वेक्टर दे रखे हैं और नॉन जीरो सच दैट सी इज ए यूनिट वेक्टर। क्या दे रखा है, सी यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोड सी इज इक्वल टू 1, इतना, ठीक है। विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर है बोथ, तो सी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर ए के साथ में एंड सी परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के साथ में। तो यहाँ से बच्चों बताओ सी डॉट ए को 0 कहेंगे और सी डॉट बी को भी क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज π/6, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, π/6 है, ठीक है। तो ए वेक्टर के और बी वेक्टर के बीच में, ठीक है, ये एंगल कितना है, π/6। ये जो तरीका होता है एंगल लिखने का तरीका होता है, ठीक है। ये आपको गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है, ठीक है।
अब आप बताओ, ये जो लिखा गया है A1 B1, थोड़ा सा मैं बड़ी साइज में लिखता हूँ ताकि आपको दिख जाए, A1 B1 और C1, फिर यहाँ पे A2 B2, थोड़ी हाँ यहाँ पे वेक्टर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक में दे रखे हैं A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 A3, और यहाँ पे क्या होगा B1 B2 और B3, और थर्ड रो में C1 C2 और C3, इसका स्क्वायर है। अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये बॉक्स एबीसी का स्क्वायर है या नहीं। ये बॉक्स एबीसी का स्क्वायर है और इसको हम जानते हैं, अभी जस्ट आपको पिछले वाले वीडियो में ही बताया कि ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी। तो देख पा रहे हो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो मैं जानता हूँ ये निकल के आएगी मेरे पास में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए डॉट बी और ए डॉट सी, फिर यहाँ से बी डॉट ए, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर का सी के साथ डॉट, सी वेक्टर का ए के साथ डॉट, सी का बी के साथ डॉट और सी डॉट सी, ऐसे निकल के आता है। अगर ये बात आपको पता लग गई तो इनकी जगह आप वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। तो ए डॉट ए तो कितना हो जाएगा, ए डॉट ए कितना होगा, तो यहाँ पे बता रखा है ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल सी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ मोड ए का स्क्वायर, ठीक है। ए डॉट बी कितना लिखेंगे, तो बच्चों बताओ ए डॉट बी, ए डॉट बी के बारे में यहाँ से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अभी पता नहीं, तो मैं ए डॉट बी को जैसे है वैसे रहने दूंगा। ए डॉट सी कितना आएगा, तो सी डॉट ए अगर जीरो है तो ए डॉट सी भी कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बी डॉट ए, तो उसको बी डॉट ए रहने देंगे, बी डॉट बी ये मोड बी का स्क्वायर हो जाएगा, और बी डॉट सी और सी डॉट बी एक ही बात है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सी डॉट ए ये भी जीरो है, सी डॉट बी ये भी जीरो है, और सी डॉट सी ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हो, ए स्क्वायर है, स्क्वायर को हम बॉक्स का स्क्वायर कैसे लिखते हैं ये आपको बता दिया था। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सिंपली इसको एक्सपेंड कर लेना है, और जब एक्सपेंड करेंगे तो देखो यहाँ पे ये वाली जो इस तरह दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कितना दिखेगा, ये आपको दिखेगा मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ और यहाँ पे देखने की आप कोशिश करना, कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको नोटिस कर पाए। तो यहाँ पे आपके पास में मोड ए स्क्वायर और मोड बी स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये जो आगे वाली डेफिनेशन है उसको क्या लिखेंगे, तो आप लोग मोड ए स्क्वायर लिखेंगे, मोड बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा थीटा कितना है, यहाँ से देखेंगे तो थीटा की वैल्यू π/6 है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे थीटा की जगह π/6 रखूंगा तो cos π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये √3/2 होती है, यहाँ पे √3/2, तो ये आपके पास में आ जाएगा मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/4 आ जाएगी, यानी 3/4 हो जाएगी, और मोड ए का स्क्वायर और मोड बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 मोड ए स्क्वायर और मोड बी स्क्वायर निकल के आता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि इस टाइप की क्वेश्चन जब भी स्क्वायर आ जाए और वेक्टर का कोई फॉर्म हो तो वहाँ कहीं न कहीं क्या होगा, जो आपका पैरेललोपिडेड है उसके वॉल्यूम का स्क्वायर हो रहा होता है, और स्क्वायर के केस में हम क्या करते हैं, ये वाला रिजल्ट याद करने की कोशिश करते हैं हमेशा ही, ठीक है। और ये रिजल्ट अगर हमें याद रहता है और इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आपका जो ट्रिपल प्रोडक्ट था स्केलर वाला उसी के एप्लीकेशन के तौर पर हमने डिस्कशन कर लिया। अब आपको कंप्लीट ट्रिपल प्रोडक्ट के जितने पॉसिबल एप्लीकेशन हो सकते हैं आईआईटी के अकॉर्डिंग मैंने समझा दिए। लास्ट में हमारे पास में जो पॉइंट बचता है वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस और एडवांस में इस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली आते ही रहते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ट्रिपल प्रोडक्ट समझाया था तो उसमें बताया था कि दो तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो सकता है। तो अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो यदि हमारे पास में कोई भी 3 वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड कोई 3 वेक्टर सी वेक्टर है, अब इन 3 वेक्टर को अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ तो ये वाली जो वैल्यू है या ये वैल्यू, ये क्या कहलाते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाते हैं।
अब ये दोनों ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, लेकिन फर्क क्या है, इस वाले केस में बी क्रॉस सी के साथ में ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ में ए क्रॉस बी के साथ में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन ये ज्योमेट्री भी दोनों अलग अलग चीज रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने वो बेसिकली 2 टाइप के पढ़ने, ये फर्स्ट टाइप कह सकते हैं और ये सेकंड टाइप, ठीक है। ज्यादातर हम इस सेकंड वाले को प्रीफर करते हैं जब भी हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वगैरह देखनी हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनाओ और दोनों ही हमें समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस होके आ जाता है। अब ये फॉर्मूला कैसे है ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि ये समझ में आ जाता है तो फिर आप उसके एप्लीकेशन भी अपनी तरफ से सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने वेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं पहले वाले केस को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं, ये ए क्रॉस बी क्रॉस, जिसमें बी और सी के साथ में बॉक्स लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई 3 वेक्टर है, ठीक है। तो लेट से मैं इसको एज्यूम करने के लिए यहाँ पे पहले बॉक्स या ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको एक्सप्रेस करता हूँ। तो बी क्रॉस सी तो हम क्या कर समझते हैं, एक पैरेललोग्राम होता है और इस पैरेललोग्राम के अगर डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास में क्या होती है, ये जो दोनों साइड होती है ये बी और इसको क्या बोलते हैं अपन सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बी क्रॉस सी यहाँ से आपको अब समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब मैं इसका क्रॉस करूंगा, क्योंकि मुझे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी समझना है, तो पहले बी क्रॉस सी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं बी क्रॉस सी करूंगा तो यहाँ पे एक वेक्टर मिलेगा और वो किस साइड में होगा, वो आपके इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे मेरा ये हाथ है और ये हाथ के अलोंग पैरेललोग्राम है, तो इससे परपेंडिकुलर जा रहा होगा। तो यहाँ से मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये जो बी क्रॉस सी है, क्या बी क्रॉस सी है। थोड़ा सा डायग्राम, सॉरी ये डायग्राम मेरे से मिट गया, तो मैं वापस से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास में जो रिजल्ट आया और इसमें जो बी क्रॉस सी करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार समझने वाला है। तो बी क्रॉस सी करोगे तो ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा, एन कैप की डायरेक्शन में आएगा और ये बी क्रॉस सी मिल जाएगा। इतनी बात आप समझते हो, क्योंकि ये अपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को डिनोट करवाता है इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक। तो बी क्रॉस सी क्या आएगा, नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो एन कैप या बी क्रॉस सी का डायरेक्शन वाइज सेम ही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास में वेक्टर है और अभी मेरे पास में एक वेक्टर और है, तो बी और सी तो आपको दिख ही रहे, एक कोई वेक्टर थर्ड वेक्टर है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि बी और सी के प्लेन में ही हो, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो लेट्स से ये वेक्टर है। अब मैं ये एन कैप देख पा रहा हूँ और ये ए वेक्टर देख पा रहा हूँ, एन कैप देख पा रहा हूँ, एन कैप ऊपर है और ये कोई इधर है। अब मैं फिर से इन दोनों का क्रॉस करूंगा, क्या करूंगा, एन का और ए वेक्टर का क्रॉस करेंगे। तो एन और ए वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा। जब मैं बी क्रॉस सी का क्रॉस किया तो एक अपर साइड वेक्टर मिला इन डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर। अब मैं एन वेक्टर के साथ में ए वेक्टर का क्रॉस करता हूँ तो मुझे आगे एक और वेक्टर मिलेगा। अब वो वेक्टर क्या होगा, वो एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, वो एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका जो बी क्रॉस सी को जब ए के साथ क्रॉस करोगे तो मुझे जो वापिस से नया वेक्टर मिलने वाला है वो वेक्टर कहाँ मिलेगा, वो वापिस से बी क्रॉस सी के प्लेन में मिलेगा, क्योंकि एन के परपेंडिकुलर ऑलरेडी कौन है, बी और सी है। अब मैं एन या बी क्रॉस सी का ए के साथ में जब क्रॉस करता हूँ तो क्रॉस करने पे मुझे इसी के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर मिलने वाला है, जो कि फिर से परपेंडिकुलर क्या होगा, गिवन जो बी क्रॉस सी है इसी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि बी और सी के ही प्लेन में होता है। किसके प्लेन में होता है, बी और सी के प्लेन में। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्रेस ये समझा देता हूँ। आपने बी क्रॉस सी किया तो बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है। अब वो वेक्टर और ए के साथ में फिर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वापिस से ये नीचे आ जाएगा और बी और सी के प्लेन में आ जाएगा। तो इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो बी एंड सी के प्लेन में होगा। वो क्या होगा, एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा विच इज इन प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये बात आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, मैंने बहुत आसानी से आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेस करके बताई है, तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन कर सकता हूँ
कि मेरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर मेरे पास में ये बी एंड सी के प्लेन में जा रहा है तो ये कैसे बनेगा, लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर बनेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है कोप्लेनरिटी केस में कि यदि कोई वेक्टर है जो दो वेक्टर के प्लेन में जा रहा है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये मेरा जो कंप्लीट वेक्टर है वो किसके प्लेन में जा रहा है, बी एंड सी के प्लेन में जा रहा है, तो लेमडा टाइम बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम सी वेक्टर के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसे लेमडा और म्यू के रिजल्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्योंकि फाइनली जो फॉर्मूला है ये निकाल के लेके आना है जो आपको रिजल्ट दिख रहा है, ताकि ऐसा एक फॉर्मूला आ जाए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगली मेहनत कैसे करें ताकि मेरे पास लेमडा और म्यू आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डॉट करवा देता हूँ, टेकिंग डॉट विथ ए, डॉट विथ ए, समझने की कोशिश करना। ए के साथ में अगर डॉट करवा दिया जाए तो ये क्या होगा बच्चों बताओ, जब मैं ए के साथ में डॉट करवाऊंगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक वेक्टर है। ठीक है, और इसका ए के साथ में डॉट ले रहे हैं। ठीक है, तो बताओ ये ए के साथ में जब डॉट लूंगा तो ये कितना आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक वेक्टर है जो क्या है, ए के परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए। इतनी बात समझ में आ रही है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है, एक ऐसे वेक्टर को डिनोट कर रहा है जो ए के परपेंडिकुलर है, और ए के परपेंडिकुलर का ए के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, ए के परपेंडिकुलर के साथ एक से डॉट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड में क्या आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका ए डॉट बी प्लस म्यू टाइम ए डॉट सी। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहो तो इसे डॉट को आगे लिख लो। ठीक है, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, अब ये जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा ये थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से समझने की कोशिश करनी है। मैंने समझा तो भी दिया लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे समझने की तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ऐसे वेक्टर को डिनोट करा होता है जो बी एंड सी के प्लेन में और ए के परपेंडिकुलर है। तो ये कंप्लीटली जो वेक्टर निकल के आएगा वो क्या होगा, ए के परपेंडिकुलर होगा। अब ए के परपेंडिकुलर है तो ए के साथ डॉट कितना होगा, उसका जीरो होगा। अब देखिए यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तो लेमडा ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू ए डॉट सी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे लेमडा और म्यू की वैल्यू देखनी है, तो लेमडा और म्यू को क्या मैं रखूं, तो देखिए लेमडा के साथ में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है इक्वल टू म्यू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है। तो इसकी वैल्यू मुझे कुछ इस तरह से अरेंज करनी है दोनों साइड बराबर हो जाए। तो देखो लेमडा की जगह, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं लेमडा की जगह ए डॉट सी रखता हूँ, क्या करता हूँ, लेमडा की जगह ए डॉट सी रखता हूँ। अगर यहाँ पे ए डॉट सी रखेंगे तो ये ए डॉट सी से ए डॉट सी कट जाएगा और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस इस साइड में आके म्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ए डॉट बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ए डॉट बी। फिर से समझने की कोशिश करना कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो आपको लेमडा की जगह क्या करना है, लेमडा की जगह अगर मैं लेमडा की जगह ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर रखता हूँ, क्या करता हूँ, लेमडा की जगह ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर रखता हूँ, तो ये ए डॉट सी से कट जाएगा और माइनस इस साइड में आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगी। और इन दोनों की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, इन दोनों की वैल्यू आप इस जगह पुट करते हो, म्यू की और लेमडा की, तो आपको ये रिजल्ट बिल्कुल ऐसे लिख के मिल जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, लेमडा की जगह मैं रखूंगा ए डॉट सी, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा इनटू बी वेक्टर, तो ये साथ में बी वेक्टर है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ रखेंगे, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये वैल्यू जो मैंने आपको समझाई है कि लेमडा और म्यू की वैल्यू, ये हेड एंड ट्रायल से आपको यहाँ से देखनी थी, और अगर ये समझ में आ जाती है तो हमारे पास में ये रिजल्टेंट फॉर्मूला जो इस तरह से निकल के आएगा तो वो भी हम आसानी से यहाँ से देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला का हमने डेरिवेशन भी कर लिया, इसकी ज्योमेट्री भी समझने की कोशिश की है और वो आपको समझ में भी आ गई है। तो उसको याद कैसे रखें, ये थोड़ा सा एक पार्ट है, उस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड वाले रिजल्ट को भी इसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो होता क्या है, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट लिखना होगा तो आपको ऐसा दे रखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस वाले के साथ डॉट करोगे, दूर वाले के साथ डॉट करोगे, क्या करेंगे, दूर वाले के साथ डॉट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और फिर जो रिमेनिंग बच गया उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, दूर वाले के साथ डॉट। अब नजदीक वाले के साथ डॉट करो, अब क्या करेंगे, नजदीक वाले के साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बचा कौन, सी वेक्टर। तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रिजल्ट याद रखा जाता है।
पहले दूर वाले के साथ डॉट करिए, दूर वाले के साथ डॉट करिए, यानी बीच वाला जो वेक्टर होता है वो पहले मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, अब ऐसे मान के चलो ये सेकंड वाला रिजल्ट आ जाए, ये इसको मुझे याद करना, तो कैसे याद करूंगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये ए क्रॉस बी पहले ब्रैकेट में और फिर सी के साथ में, तो आप क्या करोगे, पहले दूर वाले के साथ में डॉट करोगे। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, ए डॉट सी लिखेंगे, लिख दिया। अब जो रिमेनिंग है वो बन जाए बी रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, नजदीक वाले के साथ डॉट करना है, लेकिन ध्यान रहे ब्रैकेट के अंदर का एक और एक बाहर का होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट करते समय, अंदर वाले दोनों के बीच में डॉट नहीं लगाना है। तो नजदीक कौन है, बी डॉट सी है, तो यहाँ पे बी डॉट सी आ जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक दो बार इसको लिखने की कोशिश करो, फिर ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, और हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद अप्लाई करना होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट के दोनों रिजल्ट मैंने डिस्कस कर लिए, और इस पे तो मैंने बार बार कई बार रिप्रेजेंट कर दिया। ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, विच इज लाइन इज इन प्लेन ऑफ बी एंड सी। इसको मैंने पूरा समझाने की कोशिश भी की है, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन होंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने में क्या करेंगे, देखो आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए बी एंड सी वेक्टर, हमको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो देखिए ए और ब्रैकेट किस में लग रहा है, बी और सी के साथ में लग रहा है, तो मैंने क्या बोला, पहले दूर वाले के साथ डॉट करिए, तो ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट करिए, तो ए वेक्टर डॉट बी, बचा कौन, सी वेक्टर। पहले दूर वाले के साथ डॉट करना है। ठीक है, दूर वाले के साथ, ऐसी बात आप 2-3 बार बोलने की कोशिश करना। अब देखो मुझे चाहिए क्या, ए डॉट सी एंड ए डॉट बी चाहिए, तो मैं ए डॉट सी और ए डॉट बी को अलग से निकाल के रखूंगा। अब ए डॉट सी निकालना है, तो आपको ए वेक्टर एंड सी वेक्टर को साथ में लिख लेना है और उनका डॉट लिखना है। तो कितना होगा, 2j प्लस के डॉट सी, 2i प्लस जे और माइनस का के, इनका जब डॉट करूंगा तो कितना होगा, 6 कॉफिशिएंट ही मल्टीप्लाई करने होते हैं, 2 माइनस 1, तो कितना होगा, ये 7 हो जाएगा। अब क्या चाहिए मुझे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर आपको दिख ही रहा है, 3i 2j प्लस के, डॉट किसके साथ में, बी के साथ में, तो कितना है, बी आई माइनस 2j प्लस 2k, इसका डॉट करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो रहा है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू समझ में आ गई। इसको यहाँ पुट करेंगे तो ए डॉट सी की जगह पुट करेंगे तो 7 और एक बी वेक्टर हो जाएगा, और ए डॉट बी ये 1 है, तो 1 तो लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 7b माइनस सी मुझे करना है, तो 7b, ये b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब तो केवल सिंप्लीफिकेशन है, माइनस सी 2i प्लस जे माइनस का के, इसको देखोगे तो कितना हो रहा है, ये 7 और ये 2i, तो ये 5i हो जाएगा, ये माइनस का 14 और ये माइनस का जे, तो माइनस का 15 जे हो जाएगा, ये 14 के हो रहा है और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 15 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया बच्चों ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने का, बहुत ही आसान है। यदि आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद है तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। चलिए, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये आपको जेई मेंस के अंदर भी एक बार आया हुआ है, डायरेक्टली इसमें पूछ लिया था कि इस वाली वैल्यू किसके बराबर होती है। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो इसके अंदर क्रॉस भी है और बॉक्स भी है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा पिछले लेसन का आइडिया भी होना चाहिए। तो आपको पता है अगर बॉक्स के अंदर कोई 3 वेक्टर है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, ये तो लिखते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट को ओपन करने का मेथड जानते हो, 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस और इधर डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसी का आइडिया लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मुझे प्रूव करना है, इसके लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे और आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मेरे लिए कंप्लीटली ए वेक्टर की तरह काम करेगा, ये बी वेक्टर की तरह काम करेगा और ये सी वेक्टर की तरह काम करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट वेक्टर डॉट, बाकी के जो 2 वेक्टर हैं इसको मैं ए बोलता हूँ, ये बी और सी, तो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, तो ये बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक है, अब देखोगे इसे करली ब्रैकेट के अंदर 4 वेक्टर के बीच में क्रॉस लग रहा है, लेकिन हमें तो 3 का क्रॉस प्रोडक्ट दिखा है, तो 4 को कैसे हैंडल करें,
तो इसका तरीका है, आप थोड़ी देर के लिए लेट इसको एज्यूम कर लें, इसको बी क्रॉस सी को, ठीक है, बी क्रॉस सी को मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, लेट से इसको मैंने डी वेक्टर एज्यूम कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर देखता हूँ मैं, तो ये कितना हो गया, डी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए दिख रहा है, देखिए बाहर वाले पार्ट को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, केवल इस वाले अंदर करली ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने क्या बोला, दूर वाले के साथ डॉट करेंगे, तो क्या होगा, डी डॉट ए टाइम सी वेक्टर माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट, तो डी डॉट सी टाइम ए वेक्टर। इतना समझ में आ गया। अब हमने डी तो केवल और केवल क्या कहा, यहाँ पे केवल समझने के लिए रखा था, ताकि कैलकुलेशन पार्ट हमारे लिए परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं डी को रिप्लेस करता हूँ, तो कितना होगा, पी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है, और बाहर क्या है, सी वेक्टर है। यहाँ पे देखेंगे तो बी क्रॉस सी डॉट सी और बाहर क्या है, ए वेक्टर। ये वाला पार्ट समझ में आ गया आप तक। अब देखिए ये खुद एक डेफिनेशन है, ये जो पार्ट निकल के आ रहा है ये अपने आप में खुद एक डेफिनेशन है बॉक्स की। ये बताओ किसका बॉक्स हो रहा है, बी क्रॉस सी डॉट ए, दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट होता है, तो ये अपने आप में बॉक्स है किसका, बी सी ए का बॉक्स है, ठीक है। ये बी सी ए का बॉक्स बन रहा है, तो क्या मैं इसको बी सी ए का बॉक्स लिख सकता हूँ। और बॉक्स अपने आप में क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है। बॉक्स क्या होता है अपने आप में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, कॉन्स्टेंट होता है। अच्छा ये क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, क्यों, ये बॉक्स बनेगा बी सी सी का और सी रिपीट हो रहा है, सी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस को जीरो लिख देंगे। अब देखिए वेक्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि यदि दो वेक्टर के बीच में डॉट हो रहा है और कोई कांस्टेंट बीच में आ जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, दो वेक्टर का डॉट हो रहा है और कोई कांस्टेंट बीच में आता है, तो वो कांस्टेंट एकदम से आगे आ जाता है, ठीक है। और हम डॉट किसके बीच में लगाते हैं, तो कांस्टेंट पार्ट है ये बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा, तो आप कहोगे ए क्रॉस बी डॉट सी बच जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब देखो ये फिर से एक बॉक्स की डेफिनेशन दे रहा है मुझे यहाँ से, तो मैं यहाँ से देखूंगा बी सी ए, ठीक है, और ये बॉक्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगा, ये ए बी सी का बॉक्स बना के दे रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए बी सी ए और ए बी सी एक ही ऑर्डर में सर्कुलर रूल फॉलो कर रहे हैं। आपका या तो ए बी सी होना चाहिए या बी से स्टार्ट होगा तो बी सी ए आना चाहिए, और ये दोनों क्या होते हैं, बॉक्स वाइज बराबर होते हैं। ये बॉक्स वाइज क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो मैं इन दोनों को एक ही तरीके से देख पा रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, आगे देख लेते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्क्वायर बन जाएगा, और वही मुझे प्रूव करना था। राइट हैंड साइड में मैं देख पा रहा हूँ यही है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जिसके अंदर हम डायरेक्टली बॉक्स प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और जैसे ही किसी क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा लेवल अप कर देता है। तो आपको इनको अच्छे से समझना है और फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके पास में मटेरियल है उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ जो कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ही। तो देखिए ये आज की क्लास का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हालांकि हमने पहले भी 2 क्वेश्चन कर दिए थे, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कोई 3 नॉन जीरो वेक्टर है सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कोलिनियर, कोई भी 2 कोलिनियर नहीं। अगर कोलिनियर हो तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नो 2 ऑफ देम आर कोलिनियर, और हमें दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग ए, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है थीटा एंगल बिटवीन सी है, बी एंड सी है, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि मेरे पास में जो भी बॉक्स लिखा, बार बार मैं बॉक्स बोल पा रहा हूँ, लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये वाली वैल्यू आपको गिवन है 1/3 मोड बी मोड सी इंटू ए वेक्टर, ठीक है। ये मॉड्यूलस है और ये वेक्टर है। अब बताओ इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो हमने बोला है दूर के साथ डॉट, तो यहाँ पे देखोगे तो ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू, राइट साइड तो जैसी है वैसी वैसी मोड बी
मोड सी और ए वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर है तो हो सकता है कुछ 0 टाइम बी वेक्टर भी हो और यहाँ पे 0 टाइम सी वेक्टर अगर लिखना चाहें तो। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो मेरे पास में वेक्टर निकल के आता है वो किसके प्लेन में होता है, ए एंड बी के प्लेन में होता है। तो यहाँ पे सी वाला पार्ट तो नहीं होगा, लेकिन 0 बी वेक्टर जरूर रहा होगा, क्योंकि ये खुद वेक्टर किसके प्लेन में, बताओ ए क्रॉस बी किसके प्लेन में होगा, ये इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कॉन्स्टेंट ऑफ बी वेक्टर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ ए वेक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट मेरे पास में निकल के आया, अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करें ताकि हम साइन थीटा निकाल सकें। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर आप देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे, कॉफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। अब कॉफिशिएंट कंपेयर करने हैं तो कैसे कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे बी वेक्टर का कॉफिशिएंट कौन है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, और ए वेक्टर का कॉफिशिएंट कौन है, बी डॉट सी है, ठीक है। तो मुझे राइट साइड में मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में ये ए वेक्टर का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट में ए वेक्टर का कॉफिशिएंट कितना है, तो कॉफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर क्या है, तो लेफ्ट साइड में तो बी डॉट सी है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी राइटिंग प्रॉपर बने, ठीक। लेफ्ट साइड में कॉफिशिएंट क्या है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, और राइट साइड में कितना है 1/3 मोड बी और मोड सी। लिख पाए कॉफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर। अब आप बताओ, ये बोल रहे हैं कि बी और सी के बीच में एंगल थीटा है, तो मैं यहाँ से डॉट की डेफिनेशन लगा सकता हूँ। तो आप कहोगे हाँ सर लगा सकते हो, क्या डेफिनेशन लगेगी, मोड बी मोड सी और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 मोड बी और मोड सी। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से बच्चों देखोगे तो आपके पास में कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस का 1/3। कितनी आ रही है कॉस थीटा की वैल्यू, माइनस का 1/3। अब बच्चों आपको ध्यान हो तो मैंने वेक्टर के अंदर ही समझा रखा है कि जो भी यहाँ पे एंगल होता है वो 0 से 180 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। 0 से 180 के बीच में ही एंगल लाई करता है, उससे ज्यादा हमें एंगल यहाँ पे परमिशन नहीं होती। तो मेरे पास में कॉस की वैल्यू अगर नेगेटिव है और मुझे पूछा है साइन, तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं साइन की वैल्यू कैसे लिखूंगा, तो आप खुद सोचो, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो आप ट्रायंगल बना लेते हो। तो ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें 1 है और ये 3 है, तो ये वाला पार्ट कितना देगा, 2√2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, कितनी आएगी 2√2/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2√2/3। तो ये इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको एंगल या ऐसी कोई कंडीशन दे रखी होती है कि एक इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू समथिंग किसी के कंपेयर करने पे, तो आप यहाँ पे कॉफिशिएंट कंपेयर करने के बाद में सिंपली वैल्यू निकाल लेते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसी पैटर्न से हमें देखने को मिले थे जेई 2020 में, ये 2015 का क्वेश्चन है। सेम इसी पैटर्न का हमें 2019 में क्वेश्चन देखने को मिला था, सेम ये पैटर्न का। तो देखिए ऊपर की लाइन तो वैसी है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी थी, आउट ऑफ एल्फा एंड बीटा, यहाँ पे बोल रहे हैं एल्फा एंड बीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर विथ बी एंड सी, एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, एल्फा है, और ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, बीटा है। ये बच्चों वेक्टर लिखने का मेथड होता है, ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल एल्फा है। तो आप देखिए जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ समझने की कोशिश करना कि ये मेरे पास में जो डेफिनेशन है बी क्रॉस सी, ये यहाँ पे कंपेयर कितना कर रखा है, हाफ बी मॉडुलस के कंपेयर कर रखा है, और इन्होंने बोला है कि यूनिट वेक्टर है, क्या यूनिट वेक्टर है। तो मोड ए मोड बी और मोड सी, इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। अब डेफिनेशन इसकी अप्लाई करो, तो डेफिनेशन में क्या आएगा, वापिस से वही दूर वाले के साथ डॉट ए डॉट सी टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर। अब बच्चों बताओ ये किसके प्लेन में होगा, ये बी एंड सी के प्लेन में होगा। क्या होगा, बी एंड सी के प्लेन में होगा। तो यहाँ पे 0 सी वेक्टर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा 0 सी वेक्टर, भले यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मुझे लिखना आना चाहिए, 0 सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉफिशिएंट कंपेयर करो, अब जब कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो किसके कॉफिशिएंट होंगे, बी वेक्टर का कॉफिशिएंट एंड सी वेक्टर के कॉफिशिएंट होंगे। तो बताओ बी वेक्टर का कॉफिशिएंट कितना है, तो आप कहोगे ए डॉट सी है इज इक्वल टू कितना है 1/2 है।
एंड सी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो माइनस का ए डॉट बी है, ठीक है, और राइट साइड में कितना है, 0 है। देख पा रहे हो, ये कोफिशिएंट कंपेयर किए तो बी वेक्टर का कोफिशिएंट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और राइट साइड में 1/2 है, और सी वेक्टर का कोफिशिएंट ये 0 है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, मोड ए मोड सी और कॉस एल्फा बनेगा। क्या बनेगा, कॉस एल्फा, क्योंकि ए एंड सी के बीच में तो एंगल बीटा है, तो ध्यान दो यहाँ पे ये कॉस बीटा आएगा, ठीक है, इसमें गलती मत कर लेना। मोड ए एंड मोड सी की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो यहाँ से आप समझो बीटा कितना हो जाएगा मेरा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ रही है, ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोड ए मोड बी और कॉस, ठीक है। तो एल्फा कितना आ जाएगा, 90 आएगा, नहीं आएगा भाई। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट 0 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो मेरे पास में यहाँ से एल्फा की वैल्यू 90 मिल रही है और बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 60। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस पूछा है। तो ये 90 माइनस 60 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन थे और इसमें आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से आप हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और वो क्वेश्चन देखो ये जनवरी 2020 का ही है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 3 वेक्टर की बात हो रही है। मोड ए ऑलरेडी गिवन है √3, मोड बी की वैल्यू दे रखी है 5 एंड बी डॉट सी की वैल्यू दे रखी है। अब देखो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस प्रॉब्लम को आप अगर अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो या समझना चाहते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि ये तो मॉडुलस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ से एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी कितना है, π/3 है। ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी क्रॉस सी एंड ए वेक्टर और बी क्रॉस सी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, π/2 का बन रहा है। ये समझ में आ गया, ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, π/2 का बन रहा है। अब आपको फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, क्या कर दिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, तो फिर क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा बच्चों। यहाँ पे इसको एक वेक्टर की तरह समझने की कोशिश करें, बी क्रॉस सी को एक वेक्टर ही समझें तो जल्दी सॉल्व होगा। बी क्रॉस सी को क्या करें, सिंपली एक वेक्टर समझें। अगर मैं वेक्टर समझता हूं तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालनी चाहिए। क्यों निकालनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास में बी एंड सी के बीच में एंगल दे रखा है और बी, ठीक है, बी एंड सी का एंगल दे रखा है, मोड ए और मोड बी की वैल्यू कहीं के यहाँ से पता लग रही है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या समझने की कोशिश करूंगा, जब मेरा बी क्रॉस सी है, ठीक है, तो बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालूंगा। तो आपको ध्यान है, आपको अगर ध्यान हो तो आज की क्लास की शुरुआत में हमने एक लाग्रांज आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, लाग्रांज आइडेंटिटी याद करो। उस आइडेंटिटी में क्या समझाया था कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर और ए डॉट बी का स्क्वायर करना हो तो ये हमेशा मोड ए का स्क्वायर और मोड बी का स्क्वायर निकल के आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बी डॉट सी दे रखा है, क्या दे रखा है, बी और सी का डॉट दे रखा है, और क्या दे रखा है, और अपने पास में जो दे रखा है, हाँ यहाँ पे बी डॉट सी दे रखा है और मोड बी और मोड ए की वैल्यू दे रखी है और एंगल बिटवीन बी डॉट सी π/3 है। तो मैं यहाँ से कुछ कोशिश करके, तो यहाँ से मैं अगर लाग्रांज आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, लाग्रांज आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, तो बी क्रॉस सी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, मोड बी का स्क्वायर मोड सी का स्क्वायर माइनस बी डॉट सी का होल स्क्वायर। अब मेरा काम इसमें सब कुछ चल जाएगा, लेकिन मेरे पास में मोड सी का ही नहीं है, मोड बी कितना है, 5 है, तो ये 25 हो जाएगा, ये मोड सी का स्क्वायर माइनस बी डॉट सी कितना है, 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मैं मोड सी कहाँ से लेके आऊंगा, ये आपको थोड़ा सोचना है। तो देखिए मोड सी के लिए आपको एंगल पता है और बी डॉट सी पता है, तो यहाँ से एक कैलकुलेशन और करते हैं हम। तो ये मोड बी
मोड सी और कॉस कितना लगेगा, कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना 10 है। मोड बी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 5। मोड सी तो हमें फाइंड आउट करना है, ए वैल्यू 1/2 होती है, इधर से 10, तो ये कितना आ जाएगा, मोड सी की वैल्यू बच्चों देखो यहाँ से 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मोड सी की वैल्यू 4 आ रही है। अब इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ, तो ये कितना हो गया 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और माइनस का 100, ठीक है। तो ये 25 16, ये तो 400 और माइनस 100, तो ये 300 आ गया। तो यहाँ से आपको बी क्रॉस सी नजर आएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है और 300 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10√3 लिख सकते हैं। 300 को क्या लिखेंगे 10√3। तो अब मेरे पास में बी क्रॉस सी आ चुका है। ये एक अपने आप में चैलेंजिंग क्वेश्चन भी था, और अगर आपको थोड़ी सी इंडिविजुअली टॉपिक की सारी क्लियरिटी है तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पे लाग्रांज आइडेंटिटी थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल रही। अब आप देखो, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप देख सके अच्छे से, ठीक। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब मैंने क्या बोला, इसको एक वेक्टर समझें, तो इसकी डेफिनेशन के तौर पे आप क्या लिखोगे, मोड ए और बी क्रॉस सी का मोड और इसके बीच के एंगल का साइन, जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन लेना पड़ेगा। और बताओ ए और बी क्रॉस सी के बीच में एंगल कितना था 90 था, तो इसमें साइन 90 आएगा, ठीक है। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। मोड ए की वैल्यू कितनी √3 है, बी क्रॉस सी का मोड कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पे ये 10√3 है, कितना है 10√3 है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 30 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है 30। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी हमको पूछ लिए जाते हैं जिसके अंदर एक्चुअली में कोई क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन नहीं लगानी होती, बट इंडिविजुअली आपको सॉल्व करना होता है। तो आप देख लेना, अगर आपके पास में कभी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें बी क्रॉस सी और ए इसके बीच में एंगल दे दिया है, तो बस एंगल दे दिया है तो इसको दो वेक्टर की तरह ट्रीट करके आप उसको सॉल्व कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी अब तक की क्लास के अंदर मैंने जो आपको बताया इसमें वेक्टर में अभी क्या बच रहा है, तो बच्चों अब वेक्टर में आपके पास में केवल और केवल 2 पॉइंट बच रहे हैं। एक तो बच रहा है आपका एंगल बाइसेक्टर और एक पॉइंट बच रहा है रेसिप्रोकल वेक्टर। तो इन दोनों को मैं अगले लेसन में डिस्कस करूंगा और उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन को डीपीपी के फॉर्मेट में सॉल्व करवाऊंगा। तो वेक्टर के लेसन में अभी आपको 2 या 3 वीडियो और मिलेंगे और उनको जरूर देखना, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस या आपको जितना सीखा है वो एक्चुअली आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो वो जरूर देखें, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे अगली क्लास से। तो आज की क्लास के लिए इतना, थैंक यू।